अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जुडिशरी, एपीओ या किसी भी लॉ से रिलेटेड एग्जाम के लिए और आपके एग्जाम में बीएनएसएस, बीएसए, बीएनएस, टीपीए, सीपीसी या कोई भी सब्जेक्ट जो लिस्ट में मेंशन है वो अगर पूछा जाता है, चाहे एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हों या फिर आते हों डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस, सब जगह जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं वो आपको हेल्प करने वाले हैं। अपने नोट्स में मैंने सेक्शंस को फ्लो चार्ट्स में ब्रेक डाउन करके लिखा हुआ है ताकि आपको वो इजीली समझ में आ जाए। साथ ही आपको हर एक सेक्शन से रिलेटेड जो भी रिसेंट के केसेस होते हैं एंड लैंडमार्क केसेस होते हैं वो सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे। मतलब ऐसा कंटेंट जिसको पढ़ने के बाद ना आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। फिर देखना आपकी तैयारी कितनी आसान हो जाती है। ये सिर्फ नोट्स नहीं है, ये मेरे रात दिन की मेहनत है जो कि इनको प्रिपेयर करने में मैंने लगाई है ताकि मैं आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। दैट्स व्हाई दीज आर टू द पॉइंट नोट्स। और इनको मैंने बनाया ही इस तरीके से है ताकि आपका टाइम फालतू चीजों पे जाया होने से बच जाए और आप सिर्फ उतना पढ़ो जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो अपनी तैयारी को स्मार्टली बूस्ट करने के लिए आप भी परचेस कर सकते हैं मेरे नोट्स। कैसे परचेस करना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसको स्टडी को जीनत के नाम से सेव कर लो। उसके बाद मेरी व्हाट्सएप प्रोफाइल पे जाओ और जो भी नोट्स आपको परचेस करना है वहां से उसको सिलेक्ट करो और उसके बाद मुझे व्हाट्सएप करो। चैप्टर नंबर 29 में सेक्शन 392 से लेकर 406 तक जजमेंट के बारे में दे रखे हैं। सबसे पहले जो सेक्शन 392 है वो बता रहा है कि जजमेंट किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाएगा, उसकी क्या टाइम लिमिट होगी, किन किन को प्रेजेंट रहना है ड्यूरिंग द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट और कब कब किसी पर्टिकुलर एक्यूज की जो प्रेजेंस है वो जरूरी नहीं है। तो ये सब चीजें बता रखी इसमें। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि जजमेंट प्रोनाउंस करना होगा। मतलब देखो, जब भी कोई क्रिमिनल कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में ट्रायल कंडक्ट करती है, जैसे कि चार्जेस फ्रेम करे उसके बाद ट्रायल शुरू हो जाता है ना, तो अब ट्रायल का मकसद क्या होता है? ट्रायल का मकसद होता है डिटरमिन करना कि जो एक्यूज है वो इनोसेंट है या फिर वो गिल्टी है। ओके, तो अब जो भी डिटरमिन करा है वो बताना तो पड़ेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे अब आता है वो जजमेंट के रूप में कि इनोसेंट है या गिल्टी है, एक्विट किया जा रहा है या कॉन्विक्ट किया जा रहा है। तो उस चीज के लिए जजमेंट प्रोनाउंस होता है ओपन कोर्ट में। कब प्रोनाउंस होता है? जैसे ही ट्रायल टर्मिनेट होगा उसके तुरंत बाद। लेकिन अगर इन्होंने थोड़ा टाइम वाइम ले लिया तो ध्यान ये रखना है कि ये ज्यादा से ज्यादा 45 डेज का ही टाइम ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और जो भी मतलब ये डेट फिक्स करेंगे ना, फिर अगर तुरंत बाद नहीं दे रहे हैं जजमेंट, तो जब भी मतलब ये जजमेंट देंगे उसका ये प्रायर नोटिस पार्टीज को या उनके एडवोकेट को देंगे। तरीका क्या होगा जजमेंट को प्रोनाउंस करने का? तो जजमेंट को ये पूरा डिलीवर करके प्रोनाउंस कर सकते हैं। और जब ये जजमेंट डिलीवर करते हैं तो सबसेक्शन 2 में कह रहे हैं कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है कोर्ट का वो क्या करता है, इसको शॉर्ट हैंड में करवाता है। ठीक है, लाइक वो जजमेंट प्रोनाउंस करता रहता है, मीनवाइल जो उधर स्टेनो बैठा रहता है वो उसको स्टेनो में नोट करता रहता है। फिर वो उसका ट्रांसक्रिप्ट जो तैयार करके देता है उस पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर साइन करता है और उसके हर एक पेज पर जैसे जैसे तैयार होता रहता है वो साइन करता रहता है। और जिस तारीख को ओपन कोर्ट में जजमेंट डिलीवर किया गया वो तारीख उसमें वो लिखता है। और क्या तरीके हो सकते हैं जजमेंट प्रोनाउंस करने के? लाइक पूरा जजमेंट पढ़ के सुना दिया, या फिर जजमेंट का जो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट है वो पढ़कर सुनाया और जो सार है वो एक्सप्लेन कर दिया उस लैंग्वेज में जो कि एक्यूज को या उसके एडवोकेट को समझ आ रही है। तो ये जो बी या सी में दे रखा है तरीका, अगर इनमें से किसी तरीके से जजमेंट को प्रोनाउंस किया जाता है तो सबसेक्शन 3 ये कहता है कि फिर क्या करना पड़ेगा। जैसे ही जजमेंट पूरा पढ़कर या उसका ऑपरेटिव पार्ट पढ़कर सुना दिया गया है, प्रोनाउंस कर दिया गया है, तो तब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो क्या करेंगे, ओपन कोर्ट में उस जजमेंट पर तारीख लिखेंगे और साइन करेंगे। और अगर उन्होंने खुद नहीं लिखा है जजमेंट तो हर एक पेज पर वो उस जजमेंट के साइन करेंगे। और अगर सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट पढ़कर प्रोनाउंस किया है जजमेंट तो तब जो पूरा का पूरा जजमेंट है या उसकी कॉपी अवेलेबल करानी होगी तुरंत फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टीज को या फिर उनके एडवोकेट को, ताकि वो उस जजमेंट को समझ सके कि आखिर जजमेंट आया क्या है। और फिर कोर्ट की ये ड्यूटी बनती है कि जितना पॉसिबल हो सकता है उतना कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द क्या करे, जो उनका पोर्टल है उस पर जजमेंट की कॉपी अपलोड करे। और ये चीज करने की जो डेडलाइन है वो दे रखी है कितनी, 7 दिन की। 7 दिन के अंदर ये चीज करनी ही पड़ेगी। सबसेक्शन 5 कह रहा है कि अगर एक्यूज कस्टडी में है तो तब जब जजमेंट प्रोनाउंस किया जा रहा है उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा लाके वहां पे कोर्ट में, इन पर्सन उसको लेकर आना पड़ेगा। या फिर ये चीज करी जा सकती है थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ओके, सबसेक्शन 6 कह रहा है कि अगर एक्यूज कस्टडी में नहीं है तो तब जजमेंट जिस दिन प्रोनाउंस होगा उस दिन एक्यूज को आना पड़ेगा जजमेंट सुनने के लिए कि क्या जजमेंट आ रहा है। लेकिन कुछ परिस्थितियां जहाँ पे उसको आने की जरूरत नहीं है, लाइक जैसे कि उसकी जो पर्सनल अटेंडेंस है वो डिस्पेंस करी गई है और जो सेंटेंस पास हो रही है वो है सिर्फ फाइन वाली।
या फिर उसको करा जा रहा है बाइज्जत बरी। डिस्पेंस कहां पर की जाती है अटेंडेंस? सेक्शन 228 ऑफ बीएनएसएस में। प्रोवाइजो कह रहा है कि अगर मल्टीपल एक्यूज हैं और उनमें से कोई एब्सेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कोर्ट है वो उसका आने का वेट करे, कोई और डेट लगा दे जजमेंट प्रोनाउंस करने की। बिना अनडू डिले किए तब भी कोर्ट क्या कर सकती है? जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है। और यहाँ पे सबसेक्शन 7 ये कहता है कि अगर भले ही कोई पार्टी या उनका एडवोकेट जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस हुआ नहीं आए थे, या फिर जजमेंट प्रोनाउंस करने के लिए जो तारीख फिक्स करी गई थी उसका नोटिस देने में ओमिशन किया गया या कोई डिफेक्ट हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ इन चीजों की वजह से जो जजमेंट यहाँ पर 392 में प्रोनाउंस किया जा रहा है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो इनवैलिड नहीं होगा, वो वैलिड ही रहेगा। साथ ही सबसेक्शन 8 ये कह रहा है कि सेक्शन 392 में जो भी आपने पढ़ा वो किसी भी तरीके से सेक्शन 511 के प्रोविजन को लिमिट नहीं करता है। सेक्शन 511 में बता रखा है कि क्या इरेगुलरिटी, एरर और ओमिशन की वजह से जजमेंट को रिवर्स किया जा सकता है या नहीं। ओके, और यहाँ पे आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो 45 डेज वाली बात है ये रिसेंट में ऐड हुई है। जैसे हम सीपीसी में पढ़ते हैं ना ऑर्डर नंबर 20 में जजमेंट, तो वहां पे भी टाइम पीरियड दे रखा है कि कितने टाइम के अंदर प्रोनाउंस कर देना ही है जजमेंट। उसको आप यहां से रिलेट कर सकते हो और कमेंट सेक्शन बताना कि ऑर्डर 20 में सीपीसी में जजमेंट प्रोनाउंस करने के लिए कितना टाइम पीरियड दे रखा है। ओके, सेक्शन 393 बीएनएसएस का बता रहा है कि जो जजमेंट 392 में दिया जा रहा है उसकी लैंग्वेज क्या होगी, उसका कंटेंट क्या होगा। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि बीएनएसएस में अगर कहीं पर कुछ और कह रखा है तो तब उस अकॉर्डिंग चला जाएगा। बाकी क्या है? बाकी कह रहे हैं कि जो जजमेंट है वो कोर्ट की लैंग्वेज में लिखा जाएगा, उसमें कंटेन होंगे कि क्या पॉइंट्स डिटरमिन करने थे, उन पे क्या डिसीजन आया और उनके डिसीजन का रीजन क्या है। अगर कन्विक्शन का जजमेंट है तो तब मेंशन करना पड़ेगा कि किस ऑफेंस के लिए एक्यूज को कॉन्विक्ट किया जा रहा है, बीएनएस किस सेक्शन में किया जा रहा है या किसी अदर लॉ के किस सेक्शन में उसको कॉन्विक्ट किया जा रहा है और क्या पनिशमेंट उसको दी जा रही है। अगर जजमेंट आ रहा है एक्विटल का तो जजमेंट ये स्टेट करेगा कि जिस ऑफेंस का एक्यूज के ऊपर चार्ज लगाया गया था उससे उसको किया जा रहा है एक्विट बाइज्जत बरी, और ये डायरेक्शन दिया जाएगा कि उसको अब आजाद कर दिया जाए। सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि अगर बीएनएस के तहत कॉन्विक्शन पास करी जा रही है बट डाउट है कि दो सेक्शन में से किस सेक्शन में एक्यूज का ऑफेंस फॉल हो रहा है या सेम सेक्शन के दो पार्ट में से किस पार्ट में फॉल हो रहा है, तो ये डाउट कोर्ट एक्सप्रेस करेगी और अल्टरनेटिवली किसी में भी कॉन्विक्ट करने का जजमेंट दे देगी। सबसेक्शन 3 कह रहा है कि किसी ऑफेंस के लिए अगर पनिशमेंट डेथ सेंटेंस, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ या फिर किसी टर्म के ईयर के लिए इम्प्रिजमेंट प्रिस्क्राइब है तो तब जजमेंट में बताना पड़ेगा कि सेंटेंस इनमें से कोई भी जो लगाई गई है आखिर क्यों लगाई गई है। वहीं अगर डेथ सेंटेंस लगाई जाती है तो तब उसके लिए स्पेशल रीजन बताने पड़ेंगे। सबसेक्शन 4 कह रहा है कि अगर कोई ऑफेंस 1 साल या 1 साल से ज्यादा के लिए पनिशेबल है और उसमें 3 महीने से कम का सेंटेंस अगर कोर्ट लगा रही है तो उसको बताना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, जब तक कि कोर्ट ने समरली ट्राई नहीं किया था केस को और उसमें उसने टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट इम्प्रिजमेंट का सेंटेंस नहीं दिया था। तब तो रीजन बताने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत छोटी सी सेंटेंस है। टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट का मतलब होता है जब तक कोर्ट का जो टाइम चल रहा है वो खत्म नहीं हो जाता तब तक उसको कारावास में डालने का सेंटेंस दे दिया कि तब तक रहो तो उसको कारावास में, तो वहां पे रीजन नहीं देना उसको। जब उसने समरली ट्राई किया था तब उसको रीजन नहीं देना है। ओके, सबसेक्शन 5 कह रहा है कि जब डेथ सेंटेंस दी जाती है ना तो साथ में ये भी डायरेक्शन मेंशन किया जाता है कि इसको तब तक बाय नेक इसको लटका के रखना है जब तक कि वो मर ना जाए। तो इस चीज के रिगार्डिंग ना दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सवाल उठे थे कि ये क्या कर रहे हैं, दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। तो कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये जो प्रोविजन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये प्रिस्क्राइब कर रहा है हैंगिंग को एज अ मोड ऑफ एग्जीक्यूशन और ये फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल प्रोसीजर है। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है मिला हुआ उसको तब तक वायलेट नहीं किया जाएगा जब तक कि वो ना किया जा रहा हो इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये चीज प्रोसीजर जो एस्टेब्लिश लॉ ने किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हो रही है तो ये चीज कॉन्स्टिट्यूशनल है। बट एक चीज आपने ध्यान रखनी है, क्या? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मा देवी। लक्ष्मा देवी इस केस में कहा गया था कि जो पब्लिक हैंगिंग करी जाती है ये आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होती है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। सबसेक्शन 6 कह रहा है कि जो ऑर्डर दिए जाते हैं ना अंडर सेक्शन 136 या सेक्शन 157 सबसेक्शन 2 में, सेक्शन 157 सबसेक्शन 2 में आपको अगर याद आ रहा हो क्या किया जाता है, जब कंडीशनल ऑर्डर दिया जाता है ना सेक्शन
152 ऑफ BNSS में, तो तब उसको 157 सबसेक्शन 2 में एब्सोल्यूट करा जाता है, ठीक है। और सेक्शन 136 में फाइनल ऑर्डर आ रहा है बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाने का। साथ ही जो आपका सेक्शन 144, 164, 166, इनमें से किसी भी सेक्शन में अगर फाइनल ऑर्डर आता है तो इन सभी में भी कह रहे हैं कि जो रिक्वायरमेंट है ना, पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन और उनके ऊपर क्या डिसीजन आया है और उनका क्या रीजन था, ये रिक्वायरमेंट उन पे भी अप्लाई होगी, उन ऑर्डर में भी ये चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी। सेक्शन 394 BNSS का बता रहा है क्या, अगर किसी पर्सन को इंडिया में कॉन्विक्ट किया जा रहा है किसी ऐसे ऑफेंस के लिए जो कि पनिशेबल है, कितने इम्पिजमेंट के लिए, 3 या 3 साल से ज्यादा के इम्पिजमेंट के लिए, एंड उसको ना फिर से इसी तरह के ऑफेंस के लिए अगर कॉन्विक्ट किया जाता है बाय एनी कोर्ट, जो कि जेम्स सेकंड क्लास की कोर्ट नहीं है, तो तब सेंटेंस पास करते टाइम वो कोर्ट उसको ये भी ऑर्डर दे सकती है कि जब तुम रिलीज होगे ना, रिलीज होने की तारीख से क्या करना पड़ेगा तुमको, हमको बताना पड़ेगा, हमको नोटिफाई करना पड़ेगा तुम्हारा प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कि तुम कहाँ रहते हो, और अगर तुम अपना प्लेस ऑफ रेजिडेंस कभी चेंज करते हो तो ये भी बताना पड़ेगा, अगर कभी अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस से कहीं और जाते हो, एब्सेंट रहते हो, तो ये भी बताना पड़ेगा। और ये चीज बताने के लिए कितने टाइम के लिए बाउंड कर सकते हैं, ये चीज बताने के लिए जिस तारीख को सेंटेंस एक्सपायर होगी उस तारीख से ज्यादा 5 साल तक के लिए बाउंड कर सकते हैं। और यहाँ पे जिन ऑफेंस का कन्विक्शन देते टाइम बाउंड कर रहे हैं, उन ऑफेंस के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उन ऑफेंस के अबेटमेंट, उन ऑफेंस के अटेम्प्ट, उनके ऊपर भी ये प्रोविजन अप्लाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर जो कन्विक्शन पास करी गई थी जिसमें ऐसा ऑर्डर दिया गया था, वो कन्विक्शन ही बाद में अगर लाइक अपील में या कहीं और सेट असाइड कर दी जाती है, तो तब ये जो नोटिफाई करने का ऑर्डर उसको दिया गया था कि आपको लगभग 5 साल तक ये चीज बतानी पड़ेगी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ योर सेंटेंस कि आप कहाँ रहते हो, तो ये वाली चीज है ये भी वॉइड हो जाएगी, ये ऑर्डर भी अपने आप ही वॉइड हो जाएगा। सबसेक्शन 4 कह रहा है कि जो चीज रिक्वायर करने का यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, 5 साल तक रेजिडेंस नोटिफाई करने का जो ऑर्डर दिया जा रहा है, ये ऑर्डर एपलेट कोर्ट भी दे सकती है, और इवन रिवीजन की पावर एक्सरसाइज करते हुए हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन भी ये ऑर्डर दे सकती है। ओके, सबसेक्शन 5 कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बाय नोटिफिकेशन रूल बना सकती है। ये जो सेक्शन अभी हमने पढ़ा, इस सेक्शन को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए इस चीज के रिगार्डिंग। ओके, और साथ ही रूल में ये भी चीज मेंशन कर सकती है कि जो वो रूल बनाएगी वो अगर कोई ब्रीच करता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी। और साथ ही जो लास्ट नोटिफाई रेजिडेंस है उसका जिस डिस्ट्रिक्ट में, वहां जो भी मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन रखता है उसको क्या कर सकती है कि अगर जो रूल बनाए गए हैं उसका कोई पर्सन ब्रीच करता है तो आप उसको ट्राई कर सकते हो, ऐसा जुरिस्डिक्शन भी दे सकती है, ठीक है, मजिस्ट्रेट को। और यहाँ पे जो रूल बनाती है ना स्टेट गवर्नमेंट, अगर उसका कोई पर्टिकुलर पर्सन वायलेशन करता है तो उसके लिए अपन लोग पढ़ते हैं सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लोज आई में, क्या कि उसको विदाउट वारंट जो पुलिस ऑफिसर है वो अरेस्ट कर सकता है। ओके, और जिस पर्सन को ना यहाँ पे नोटिफाई करने के लिए बोला गया था कि आपने आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ योर सेंटेंस लगभग 5 साल तक बताना पड़ेगा आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अगर चेंज करते हो तो ये भी बताना पड़ेगा, अगर वहां पर मौजूद नहीं रहते हो तो ये भी बताना पड़ेगा। तो जिस पर्सन को ये ऑर्डर दिया जा रहा है वो अगर इस ऑर्डर का कंप्लायंस करने में ओमिशन करता है तो तब वो जाएगा कौन से सेक्शन में, BNS के सेक्शन 211 लास्ट पैरा। सेक्शन 395 कंपनसेशन का ऑर्डर देने की पावर दे रहा है। क्या कह रहा है कि जो भी कोर्ट फाइन इंपोज कर रही है या फिर कोई ऐसी सेंटेंस इंपोज करे जिसके साथ फाइन भी इन्वॉल्व है, इवन डेथ सेंटेंस जिसके साथ फाइन इन्वॉल्व है वो भी अगर इंपोज कर रही है, तो तब भी कोर्ट क्या कर सकती है, जो फाइन वो इंपोज कर रही है वो पूरा का पूरा या उसका कोई पार्ट जो वो रिकवर करेगी ना, वो ऑर्डर कर सकती है कि उसको कहाँ पर अप्लाई किया जाए, प्रोसिक्यूशन का जो खर्चा लगा है उसको रियम्बर्स करने में अप्लाई किया जाए, या फिर ऑफेंस से किसी पर्सन को लॉस या इंजरी वगैरह अगर हुआ था और वो उस लॉस या इंजरी के लिए कंपनसेशन ले सकता है सिविल कोर्ट से, तो तब उसको भी यहाँ पर उस फाइन में से दिलवा सकती है कंपनसेशन। या फिर वो ऑफेंस जो एक्यूज ने किया है एज ए प्रिंसिपल ऑफेंडर, या फिर उसमें वो एज एन अबेटर रोल प्ले किया था, तो उससे अगर डेथ कॉज हो गई है किसी पर्टिकुलर पर्सन की और उस डेथ की वजह से जो पर्सन फेटल एक्सीडेंट एक्ट 1855 के तहत हुए लॉस के लिए कंपनसेशन के लिए एंटाइटल है, उनके ऊपर फिर ये फाइन का अमाउंट अप्लाई किए जाने का कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। या फिर ऑफेंस इन्वॉल्व करता है थेफ्ट, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग या
स्टोलन प्रॉपर्टी का डिसऑनेस्टली रिसीव किया जाना या डिस्पोज ऑफ किया जाना। तो जो पर्सन एज ए बोनाफाइड परचेसर उसको परचेज किया बिना ये जानते हुए कि ऐसा कुछ ऑफेंस हो रखा है उस प्रॉपर्टी के संबंध में और कंसिडरेशन वगैरह पे करके वो परचेज किया था, अब वो प्रॉपर्टी जैसे कि रिकवर करके राइटफुल ऑनर को दे दी जा चुकी है, तो अब बोनाफाइड परचेजर का क्या होगा, उसने तो पैसा दिया था ना, तो तब उसका वो पैसा रिकवर करने के लिए जो फाइन का अमाउंट है वो यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि अगर जो फाइन इम्पोज किया गया है उसके अगेंस्ट अपील करी जा सकती है, तो तब कोई भी पेमेंट अंडर दिस सेक्शन तब तक नहीं करी जाएगी जब तक कि जो अपील करने का टाइम पीरियड है वो खत्म नहीं हो जाता है, अगर अपील कर दी गई है जब तक कि वो अपील डिसाइड नहीं हो जाती है। सबसेक्शन 3 कह रहा है कि अगर सेंटेंस में फाइन इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि जैसे अभी हमने पढ़ा ना सबसेक्शन 1 में कि जब फाइन इन्वॉल्व होता है या सिर्फ फाइन से पनिशेबल होता है तो उस फाइन को अपन लोग अप्लाई करवा सकते हैं, रिकवर जब कर रहे हैं ना, कोर्ट रिकवर कर रही है तो फिर हमने कुछ कैटेगरीज देखी जहां पर वो अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर ऐसा सेंटेंस है जिसमें फाइन ही नहीं इन्वॉल्व है तो तब भी यह कंपनसेशन दिलवा सकती है कोर्ट, तो इस चीज के लिए कह रहे हैं कि हाँ तब भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है एक्यूज को स्पेसिफाई करके अमाउंट कि ये जो स्पेसिफाइड अमाउंट है ये एज अ कंपनसेशन आप दो उस पर्सन को जिसको ऑफेंस की वजह से लॉस या इंजरी हुआ है। ओके, सबसेक्शन 4 कह रहा है कि इस सेक्शन के तहत जो ऑर्डर दिया जा रहा है बाय द ट्रायल कोर्ट वो ऑर्डर एपलेट कोर्ट भी दे सकती है एंड इवन हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन जो रिवीजन की पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं वो भी दे सकते हैं। सबसेक्शन 5 कह रहा है कि अगर यहाँ पर कोई ऑर्डर आ गया है उसके बाद कोई सब्सिक्वेंट सूट डलता है सिविल सूट सेम मैटर के रिगार्डिंग, तो तब कल के दिन वो कोर्ट अगर कोई कंपनसेशन वगैरह अगर देगी तो यहाँ पर जो कंपनसेशन दिलवाया जा चुका है उसको भी वो कंसिडर करेगी। सेक्शन 396 विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के बारे में बात करता है और ये प्रिपेयर कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है, किसके कोऑर्डिनेशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन में। क्यों करती है प्रिपेयर, ताकि फंड प्रोवाइड किया जा सके, किसके लिए, कंपनसेशन देने के लिए, किसको, विक्टिम को या उनके डिपेंडेंट को जो कि सफर की है लॉस या इंजरी ड्यू टू क्राइम, ताकि फिर वो रिहेबिलिटेट कर सके, अपना जीवन फिर से कंटिन्यू कर सके। पुनर्वास कहते क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, जो भी कहते होंगे, हाँ, सुचारू रूप से अपना जीवन वापस से चला सके। सबसेक्शन 2 बता रहा है कि जो कंपनसेशन है उसके लिए रिकमेंडेशन कौन कर सकता है, डालसा को और सालसा को, तो इसका आंसर रहेगा आपका कोर्ट। और फिर ये क्या करेंगे, ये डिसाइड करेंगे क्वांटम ऑफ कंपनसेशन अंडर सच स्कीम कितना दिया जाना चाहिए। डालसा मतलब डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, सालसा मतलब स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। सबसेक्शन 3 कह रहा है कि एट द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल अगर कोर्ट को ये सेटिस्फाई होता है कि सेक्शन 395 में जो भी हम पढ़कर आए हैं ना, जो कंपनसेशन वो अवॉर्ड कर रही है वो इनएडिक्वेट है, वो उतना ज्यादा नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि वो फाइन में से दिलवा रही है ना, और कई बार ऐसा जहाँ पे फाइन नहीं है तो फिर वो अपनी मन मर्जी से भी दिलवाती थी, लेकिन फिर भी वो लग रहा है कि उसको इनएडिक्वेट है वो, या फिर ऐसा है कि जो केस है उसमें जजमेंट कोर्ट ने दिया है एक्विटल का या फिर डिस्चार्ज कर दिया था एक्यूज को, बट फिर भी जो विक्टिम है उसको रिहेबिलिटेट करवाना जरूरी है, तो इन दैट सिचुएशन कोर्ट क्या कर सकती है, जो विक्टिम है ना उसको एडिशनल कंपनसेशन दिलवाने के लिए रिकमेंडेशन कर सकते हैं। किसको करेगी रिकमेंडेशन, डालसा को या सालसा को, जो भी है अथॉरिटी। सबसेक्शन 4 कह रहा है कि उस सिचुएशन में भी कंपनसेशन दिलवाया जा सकता है जब जो ऑफेंडर है वो ट्रेस नहीं हो पाया है, वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है, बट विक्टिम आइडेंटिफाई हो गई है, तो तब विक्टिम या उसके जो डिपेंडेंट है वो डालसा सालसा में अप्लाई कर सकते हैं कंपनसेशन के लिए, इवन तब भी जब कोई ट्रायल हुआ ना हो। सबसेक्शन 5 कह रहा है कि जब भी मतलब रिकमेंडेशन मिलती है कोर्ट के द्वारा या फिर एप्लीकेशन आती है विक्टिम की या उनके डिपेंडेंट की, किसके पास, डालसा या सालसा के पास, तो फिर ये क्या करेंगे, ये इंक्वायरी करेंगे और जो भी एडिक्वेट कंपनसेशन देना चाहिए वो ये अवॉर्ड करेंगे, और ये इंक्वायरी कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करेंगे, 2 महीने के अंदर। एंड इवन जो ये अथॉरिटीज हैं ये क्या कर सकती हैं, ये विक्टिम को इमीडिएट फर्स्ट एड भी दिलवा सकती है, मेडिकल बेनिफिट दिलवा सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी तब जब ये चीज सर्टिफाई करी जाती है उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो कि ऑफिसर इन चार्ज की रैंक से नीचे का नहीं है, या फिर अगर मजिस्ट्रेट ने इस चीज का सर्टिफाई करके भेजा है कि मतलब ये जो विक्टिम है इसको आप फर्स्ट एड दिलवा दो इमीडिएटली या मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह दिलवा दो, तो उस आधार पे। और इसके अलावा अदर इंटरिम रिलीफ जो भी अप्रोप्रिएट है वो अथॉरिटी विक्टिम को दिलवा सकती है, ताकि जो विक्टिम है उसकी जो सफरिंग है उसको वो थोड़ा कम कर सके। सबसेक्शन 7 ये कह रहा है कि यहां पर जो कंपनसेशन दिलवाया जा रहा है ना, ये उस फाइन के इन एडिशन है जो सेक्शन 65, 70, 124 सबसेक्शन 1 ऑफ बीएनएस की विक्टिम को दिलवाया जाता है एक्यूज से।
ऐसा वहां पर लिखा है ना कि जो एक्यूज से फाइन लिया जाएगा वो कहाँ पे लगाया जाएगा, विक्टिम पे लगाया जाएगा, विक्टिम को पे करवाया जाएगा। ओके, तो वो अलग चीज है, वो तो रहेगा ही है, वो रहेगा। उसके इन एडिशन यहाँ पर कंपनसेशन दिलवाया जा रहा है सेक्शन नंबर 396 में। और ये जो 396 है ना, इसका जैसे कि अभी हम पढ़कर आए सबसेक्शन 1 से लेकर सबसेक्शन 6 तक, ये सीआरपीसी में हुआ करता था पहले सेक्शन 357A। और जो हमने इसका लास्ट सबसेक्शन पढ़ा ना, सबसेक्शन 7, ये होता था सीआरपीसी में सेक्शन 357B। और जो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 397 बीएनएसएस का, ये सीआरपीसी में होता था सेक्शन 357C। 357A तो आपका इंसर्ट किया गया था सीआरपीसी में बाय दी सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2008, जो कि इफेक्टिव हुआ था 2009 से। और 357B एंड 357C ये सीआरपीसी में डाले गए थे कब? जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन पे निर्भया रेप जो हुआ था उसके कंसीक्वेंस में। ओके, बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। और जैसे कि यहाँ पे हमने देखा भी सेक्शन 124 सबसेक्शन 1, इस कॉन्टेक्स्ट में एक केस आया था लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 का, जिसमें कहा गया था कि जो ये आपका सेक्शन एसिड अटैक से रिलेटेड है ना, तो हर एक एसिड अटैक विक्टिम जो होती है ना, उसको मिनिमम 3 लाख कंपनसेशन अमाउंट के रूप में दिया जाना चाहिए ताकि उनको रिहेबिलिटेट किया जा सके। ठीक है, तो ये मैंडेटरी अमाउंट फॉर कंपनसेशन फॉर एसिड अटैक विक्टिम बताई गई थी लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 के केस में। अब सेक्शन 397 देख लो बीएनएसएस का, जो क्या कह रहा है कि सारे के सारे हॉस्पिटल, चाहे वो पब्लिक हो प्राइवेट हो, फर्क नहीं पड़ता कि उनको रन सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, लोकल अथॉरिटी कर रही है या कोई अदर एंटिटी कर रही है, उनकी क्या ड्यूटी बनती है? उनकी ड्यूटी बनती है कि यहाँ पर जो सेक्शंस हैं मेंशन बीएनएस के या पॉक्सो के, इनमें से किसी भी सेक्शन के तहत पनिशेबल ऑफेंस अगर किसी के संबंध में हुआ है, तो जो विक्टिम है उसको इन्होंने क्या करना पड़ेगा? इमीडिएट फर्स्ट एड प्रोवाइड करना पड़ेगा, या जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट देना होता है वो इनको देना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। एक और ड्यूटी इनकी ये बनती है कि ये इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे पुलिस को इंसिडेंट के बारे में, ऐसे ऐसे ऑफेंस की जो विक्टिम है वो हमारे पास आई है। ठीक है, और अगर ये अपनी इस ड्यूटी का वायलेशन करते हैं तो तब कौन से सेक्शन में जाएंगे बीएनएस के? सेक्शन 200 ऑफ बीएनएस में। सेक्शन 398 बीएनएस इसका न्यू सेक्शन है। ये विक्टिम निकल रहा है मुझे ये विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में बात करता है। जैसे कि अभी हम पढ़कर आए ना, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम हर एक स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन में प्रिपेयर कर रही है। उसी तरीके से जो विटनेस है उनके प्रोटेक्शन के लिए हर एक स्टेट की ड्यूटी है कि वो क्या करेगी? विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम प्रिपेयर करेगी और नोटिफाई करेगी कि हमने बना दी है, यह हमारी विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। अब वो क्या होगी? जब बनेगी तभी पता चलेगा। सेक्शन 399 बीएनएसएस का क्या बात करता है कि अगर किसी ने किसी को अरेस्ट करवाया था और मजिस्ट्रेट ये पाता है, मतलब पुलिस के द्वारा अरेस्ट करवाया था और मजिस्ट्रेट ये पाता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं थे अरेस्ट करवाने के, तो तब मजिस्ट्रेट उस पर्सन को ऑर्डर देगा कि भाई तू एक काम कर, ये जो अरेस्ट है ना इसका जैसे कि लॉस हुआ है टाइम का एंड एक्सपेंसेस का, तो उस हिसाब से जितना मतलब मजिस्ट्रेट को लगेगा सही उतना इस पर्सन से अरेस्टी को दिलवाएगी कंपनसेशन। और वो कंपनसेशन की अमाउंट मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1000 रुपीज। अगर ज्यादा अरेस्टेड पर्सन है, ज्यादा पर्सन को अरेस्ट करवाया था, तो सभी के लिए 1000 रुपए का कंपनसेशन दिलवाएगी। अगर कंपनसेशन नहीं देता है तो तब इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ सच कंपनसेशन सिंपल इम्प्रिजमेंट अप टू 30 डेज पास किया जा सकता है, जब तक कि वो इससे पहले ना दे दे कंपनसेशन। अगर इसने इससे पहले दे दिया तो फिर बीच में भी उसको रिलीज किया जा सकता है इम्प्रिजमेंट में से। सेक्शन 400 बीएनएसएस का क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर कंप्लेंट करी थी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कोर्ट के समक्ष और कोर्ट ने एक्यूज को कन्विक्ट कर दिया है, तो वो साथ ही क्या कर सकती है? एक्यूज को ऑर्डर कर सकती है कि भाई तू पे कर कंप्लेनेंट को, क्या जो भी उसका खर्चा लगा है ना प्रोसिक्यूशन में, वो खर्चा पूरा का पूरा पे कर या फिर उसका कुछ पार्ट पे कर। और जो खर्चा लगा है उसमें क्या क्या चीज़ें उससे दिलवा सकते हैं, जैसे कि जो भी प्रोसेस इशू हुई थी उसकी फीस, विटनेस के एक्सपेंस, एडवोकेट की जो फीस लगी, जो भी मतलब कोर्ट को लग रहा है ना रीजनेबल, वो खर्चा पूरा का पूरा या इन पार्ट दिलवा सकती हैं एक्यूज से कंप्लेनेंट को। और अगर एक्यूज नहीं देता है तो तब उसको सेंटेंस दे सकते हैं सिंपल इम्प्रिजमेंट का अप टू 30 डेज। और ये जो ऑर्डर यहाँ पे दे रहा है ट्रायल कोर्ट, ये ऑर्डर एपलेट कोर्ट भी दे सकती है, और इवन हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन जो एक्सरसाइज कर रही है रिवीजन की पावर, अपनी रिविजनल अथॉरिटी में भी ये ऑर्डर दे सकते हैं। सेक्शन 401 बीएनएसएस का थोड़ा लेंथी सेक्शन है, इसमें टोटल सबसेक्शन 10 दे रखे हैं। इसमें गुड कंडक्ट
के लिए प्रोबेशन पर छोड़ रहे हैं या फिर धमकाकर फटकार लगाकर एडमोनिशन पर छोड़ रहे हैं। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर कोई ऑफेंडर है जो कि 21 साल से नीचे का नहीं है, लेकिन जो वो ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जाना है वो सिर्फ फाइन से पनिशेबल है, या फिर वो पनिशेबल है मैक्सिमम 7 साल तक के इम्प्रिजमेंट के लिए, तो तब। दूसरा कह रहे हैं कि अगर जो ऑफेंडर है वो 21 साल से कम उम्र का है या महिला है, और वो जिस ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जाना है वो डेथ सेंटेंस या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ से पनिशेबल नहीं है, और इन दोनों में से जो कोई भी हैं ये पहले कन्विक्ट नहीं हो चुके हैं, तो तब कोर्ट अगर ये पाती है क्या इनका जो एज है, इनका जो करेक्टर है, इनका जो इंटीसीडेंट है, इनकी जो हिस्ट्री वगैरह रही है, और जो भी मतलब इनके ऑफेंस के सर्कमस्टांसेस है, उन सभी को कंसिडर करते हुए क्या पाती है कोर्ट कि इसको ना तुरंत पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, बल्कि इसको क्या करना चाहिए, प्रोबेशन पर ऑफ गुड कंडक्ट रिलीज कर देना चाहिए। तो तब कोर्ट ये चीज कर सकती है। कैसे रिलीज करेगी, बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के, विद या विदाउट श्योरिटी, जिसमें बाउंड करेगी कितने टाइम तक के लिए, 3 साल तक के लिए, उससे ज्यादा के लिए नहीं। क्या बाउंड कर सकती है कि भाई जब भी आपको बुलाया जाएगा आप आओगे, और जो सेंटेंस आपके अगेंस्ट पास कर देते हैं, क्या सेंटेंस कल के दिन हमें लगा कि हमें पास करनी चाहिए आपके अगेंस्ट, वो आप रिसीव करोगे, और मीन टाइम जब तक आप प्रोबेशन पर बाहर हो शांति बनाए रखोगे, गुड बिहेवियर मेंटेन रखोगे। इस तरीके से बॉन्ड कोर्ट यहाँ पर ऑफेंडर से एग्जीक्यूट करा सकती है। और अगर बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया विद श्योरिटी वाला, तो तब सेक्शन 140, 143, 414 ये अप्लाई हो जाएंगे। ओके, और सबसेक्शन 7 में ये चीज भी ध्यान रखनी है कि अभी जैसे कि सबसेक्शन 1 में ऑर्डर करेगी ना, उससे पहले क्या देख ले कोर्ट, ये देख ले कि जो ऑफेंडर है या जो श्योरिटी है उसका फिक्स प्लेस ऑफ अबोर्ड जो है जहाँ पे वो रहता है, उसका रेगुलर ऑक्यूपेशन जो है कोर्ट के जुरिडिक्शन में, और जहाँ उसके रहने की संभावना है ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड, उन सब चीज़ों को कोर्ट को कंसीडर करना पड़ेगा बिफोर डायरेक्टिंग रिलीज अंडर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 8 ये कह रहा है कि जो कन्विक्टिंग कोर्ट है या जिसके जुरिडिक्शन में वो व्यक्ति है, वो अगर ये पाती है कि जो ऑफेंडर है वो बॉन्ड की कंडीशन का वायलेशन कर दिया है, वो उसको फुलफिल नहीं किया है, तो तब उसके अगेंस्ट वो वारंट इशू कर सकती है कि उसको पकड़कर लेकर आया जाए। और जब पकड़कर उसको लेकर आया जाएगा वारंट इशू करने वाली कोर्ट के पास, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसको रिमांड पर दे सकती है कस्टडी में, या फिर पेंडिंग दी हियरिंग, जैसे कि अब सुनवाई चलेगी, उसके अगेंस्ट सेंटेंस पास होगी, तो उस दौरान उसको अगर वो बेल लेता है तो वो बेल भी एडमिट कर सकती है, ठीक है, बेल पर रिलीज भी कर सकती है उस दौरान। फिर सुनवाई के बाद कोर्ट उसके अगेंस्ट सेंटेंस पास कर सकती है। सबसेक्शन 10 हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज देखनी है कि जेम 2nd क्लास की कोर्ट अगर फर्स्ट टाइम कोई ऑफेंडर है उसको कॉन्विक्ट कर रही है, और वो सोचती है कि उसको ना ये वाली पावर यूज करनी चाहिए सेक्शन 401 की, बट जैसे कि बताइए कि वो यूज नहीं कर सकती है, तो तब वो क्या करेगी, अपना ये ओपिनियन रिकॉर्ड करके जो प्रोसीडिंग है वो डिस्पोजल के लिए जेम 1st क्लास के पास भेज देगी। फिर जब जेम 1st क्लास को प्रोसीडिंग रिसीव होंगी, तो वो जो भी सेंटेंस उसको लग रहा है ऑर्डर देना सही लग रहा है, वो ऑर्डर ऐसे पास कर सकती है जैसे कि ओरिजिनली उसी ने प्रोसीडिंग की सुनवाई वगैरह करी थी। और इसके साथ साथ यहाँ पर जेम 1st क्लास को ये भी पावर है कि वो कंडक्ट कर सकता है या फिर डायरेक्ट कर सकता है फर्दर इंक्वायरी या एडिशनल एविडेंस वगैरह लिया जाना, जो भी उसको लग रहा है सही। सबसेक्शन 3 कह रहा है कि कुछ ऑफेंसेस हैं जैसे कि थेफ्ट वाला, थेफ्ट इन बिल्डिंग, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन, चीटिंग, या फिर बीएनएस में अदर ऑफेंसेस ऐसे जिनके लिए पनिशमेंट 2 साल तक की है, या फिर सिर्फ फाइन के लिए पनिशेबल है वो। और ऐसे ऑफेंस को करने वाला जो व्यक्ति है वो प्रीवियसली कॉन्विक्टेड पर्सन नहीं है, तो तब ऐसे पर्सन के लिए एक और चीज यहाँ पर दे रखी है क्या, कि उसको कोर्ट रिलीज कर सकती है आफ्टर एडमोनिशन, यानी कि डांट फटकार के। क्या चीजें कंसिडर करते हुए, उसकी एज, उसका करेक्टर, उसके इंटीसीडेंट, उसका फिजिकल और मेंटल कंडीशन, और जो ऑफेंस उसने किया है उसका ट्रिवियल नेचर देखते हुए, और जो एक्सटेन्युएटिंग सर्कमस्टांसेस हैं, मतलब ऐसे परिस्थितियां जो कि क्या करती हैं, जो ऑफेंस है उसके सीरियसनेस को कम करती है, तो उन सबको कंसिडर करते हुए उसको एडमिनिशन पर रिलीज कर सकती है। तो जो यहाँ पे हमने ऑर्डर देखे ना दिए जा रहे हैं, चाहे आपका सबसेक्शन 1 में दिया जा रहा है या दिया जा रहा है सबसेक्शन 3 में, ये ऑर्डर एपेलेट कोर्ट भी दे सकती है, इवन रिवीजन की पावर एक्सरसाइज करता हुआ हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन ये भी दे सकते हैं। एंड साथ ही यहाँ पर ये भी चीज है कि जो ऑर्डर यहाँ पर दिया जा रहा है 401 ऑफ बीएनएसएस में, उस ऑर्डर को अपील में या रिवीजन में हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन सेट असाइड भी कर सकती हैं, और वो सेंटेंस जो कि ओरिजिनल कोर्ट पास कर सकती थी, ऐसी सेंटेंस ये पास कर सकती हैं फिर। तो यहाँ पे हो गया आपका सेक्शन 401, और इसमें रह गया अभी सबसेक्शन 10।
जो कि ये कह रहा है कि सेक्शन 401 में जो लिखा हुआ है वो किसी भी तरीके से प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 जो कि आप राजस्थान में पढ़ते हैं, जेजे एक्ट 2015 ये भी मोस्टली आरजीएस में आता है आपके, और कहाँ पे आता है ये, और एमपी में भी है शायद, अब है एमपी में भी है, हरियाणा में भी है, वो हरियाणा कह रही हूँ, हिमाचल प्रदेश में भी है। और जो आपका जेजे एक्ट हो गया 2015 और कोई भी अदर लॉ जो कि यूथफुल ऑफेंडर के ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड है, उनके ऊपर सेक्शन 401 कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालता है। और सेक्शन 402 बीएनएसएस का ये कहता है कि अगर ये जितने भी प्रोविज़न, ये जो भी हमने सेक्शन 401 डिस्कस किया और ये जो भी हमने आपको एक्ट बताए, इन एक्ट में जो बेनिफिशियल प्रोविजंस हैं उनका अगर बेनिफिट किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिया जा सकता था बट नहीं दिया गया, तो इस चीज़ के स्पेशल रीज़न जजमेंट में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि क्यों नहीं दिया गया। तो ये हो गया आपका सेक्शन 402। सेक्शन 403 ये कहता है कि जब तक कहीं पर कुछ और ना कहा गया हो बीएनएसएस में या किसी अदर एग्जिस्टिंग लॉ में, तब तक कह रहे हैं कि अगर एक बार कोर्ट ने जजमेंट जो दिया है या जो फाइनल ऑर्डर दिया है केस को निपटाते हुए, उस पर अगर उसने साइन कर दिया है, जो भी कोर्ट का जज है उसने, तो तब उसके बाद उसको ऑल्टर या रिव्यू नहीं किया जाएगा। सिर्फ क्लैरिकल और अर्थमेटिकल एरर्स जो हैं वो ही करेक्ट किए जा सकते हैं, बाकी उसको ऑल्ट्रेशन, उसको ऑल्टर या रिव्यू नहीं किया जाएगा। सेव एज अदरवाइज में आप कंसिडर कर सकते हो, जहां तक मुझे लग रहा है पॉसिबल, सेक्शन 511 बीएनएसएस का। सेक्शन 404 जो है, इसमें बस ये ध्यान रखना है, इसमें बात कर रखी है कि जजमेंट की कॉपी एक्यूज को दी जाएगी, अदर पर्सन को दी जाएगी, तो बस इसकी हेडिंग ही काफ़ी है। सेक्शन 405 की भी बस आपने ध्यान रखनी है कि जजमेंट को कब ट्रांसलेट किया जाता है, ये बताता है। सेक्शन 406 ये कह रहा है कि कोर्ट ऑफ सेशन, सीजीएम या जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट वगैरह होती हैं, वो अगर कोई फाइंडिंग एंड सेंटेंस वगैरह देते हैं तो उसकी कॉपी इनको क्या करनी पड़ेगी, जिसके जुरिस्डिक्शन में आती हैं उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका जजमेंट वाला पार्ट होता है खत्म। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और जैसे आप रील शेयर करते रहते ना अपने दोस्तों को, उनके बजाय ये काम की वीडियो भी शेयर कर लिया करो, ताकि वो भी पढ़ ले, उनका भी कुछ भला हो जाए। और हाँ, अगर आपको मेरे किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, उनको बाय करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विद जीनत के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं काफी सारी चीजों की अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड करती रहती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।